नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिलेक्शन चैनल पर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज डेली करंट अफेयर, जो एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस और सभी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी रहने वाली है। दोस्तों, आज से हम जो करंट अफेयर करने जा रहे हैं उसमें हम डेली के एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस किया करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में करंट अफेयर हर प्रतियोगी परीक्षा का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है, चाहे वह स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल स्टडी का पेपर हो। करंट अफेयर में अच्छी पकड़ आपको बाकी अभ्यर्थियों से एक कदम आगे ले जाती है। इस सीरीज में हम हर दिन कवर करेंगे इनके सबसे महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। हमारा उद्देश्य है कि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट में पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर सके और किसी भी एग्जाम में आत्मविश्वास के साथ उतरे। तो दोस्तों, अगर आप सच में सिलेक्शन की तैयारी में हैं तो इस सीरीज को देखना ना भूलें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर दिन डेली करंट अफेयर अपडेट्स सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं हमारी नई सीरीज टुडे करंट अफेयर स्टडी फॉर सिलेक्शन के साथ। तो आज का अपना करंट अफेयर है 6 नवंबर 2025 का। आज का सुविचार: हर सुबह जिंदगी का एक नया पन्ना है, कोशिश करें कि आज की कहानी बीते हुए कल से बेहतर लिखें। पहला अपना क्वेश्चन है, विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बीसीसीआई द्वारा कितनी राशि पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है? हाउ मच प्राइज मनी वाज अनाउंस्ड बाय बीसीसीआई टू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप? आपने देखा होगा कि हाल ही में एक विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप वुमेन का मैच हुआ था, क्रिकेट मैच हुआ था, जिसमें इंडिया की टीम ने उस मैच को जीता है। तो उस मैच में जो प्राइज मनी बीसीसीआई के द्वारा अनाउंस किया गया है वो कितना किया गया है? तो उसको अनाउंस किया गया है 51 करोड़, यानी कि 51 करोड़ रुपया बीसीसीआई के द्वारा वर्ल्ड कप विनर यानी कि इंडिया टीम को दिया जाएगा, जो कि वुमेन इंडियन टीम, तो इनको 51 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अगला करंट अफेयर है हमारा 2025 विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे? तो इस जो वर्ल्ड कप में इंडिया टीम जीती है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, इसमें जो हेड कोच थे उनका नाम था अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार, जिन्होंने इस कोर्ट को इस मतलब की मैच को कोच किया था, और ये हेड कोच थे इनके अमोल मजूमदार। अगला प्रश्न है, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी का क्या नाम है जिसका आईपीओ हाल ही में लॉन्च हुआ है? तो आईपीओ एक कंपनी ने लॉन्च किया है जो अभी का नाम मतलब कि ग्रो है, जो कि स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, कंपनी है ग्रो। और इसकी पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड। बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड ग्रो की पेरेंट कंपनी का नाम है, जिसने आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ क्या होता है? तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यदि कोई भी कंपनी स्टॉक में लिस्ट होती है तो उससे पहले वो क्या करती है कि अपना आईपीओ निकालती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालती है, जिसके थ्रू वो अपने स्टॉक को पब्लिक में बेचती है और उसके थ्रू अपने पास पैसा इकट्ठा करती है, जिसको अपने अलग बिजनेस में लगा के उसे अपना बिजनेस बढ़ाती है। तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अक्टूबर 2025 के लिए भारत का विनिर्माण पीएमआई कितना दर्ज किया गया है? तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। कोई भी देश जब मैन्युफैक्चरिंग में कितना अपना मतलब कि बढ़ोतरी कर रहा है, कमी कर रहा है, तो उसको हम पीएमआई बोलते हैं। परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है पीएमआई का, परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स।
ये वैल्यू डिपेंड करती है 50 पे। अगर कोई वैल्यू 50 से लेस है, यानी कि उस देश की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस देश में कमी आई है। अगर किसी की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है उस मंथ में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये पर मंथ रिलीज होता है। तो पीएमआई जिसका ज्यादा होगा 50 से, उसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, और 50 से कम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग घटेगी। तो हाल ही में जो अक्टूबर के लिए रिलीज हुआ है वो है 59.5, सॉरी 59.2, 59.2। तो कितना रहा है पीएमआई इंडेक्स इंडिया का अक्टूबर 2025 का। अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ फिफ्थ नंबर। हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा का प्रायोगिक परीक्षण किस संस्थान के सहयोग से किया गया है। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या होता है कि हवा में जो प्रदूषण के पार्टिकल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब उनको कम करने के लिए या उसको सेटल डाउन करने के लिए क्या होता है कि कृत्रिम रूप से बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है। तो उस रेन को कराने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने इनके साथ दिल्ली दिल्ली के साथ मिलकर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए काम किया है। तो ये कंपनी नहीं, सॉरी, इंस्टीट्यूट का नाम है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने हाल ही में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा का प्रायोगिक परीक्षण संस्थान किस संस्थान से, मतलब कि आईआईटी कानपुर ने प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा का प्रायोगिक परीक्षण किया है। परीक्षण का मतलब होता है यानी कि एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग की। आईआईटी कानपुर ने दिया है इसके साथ, दिल्ली के साथ मिलकर। अगला है प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप किस राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सराहा है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड को अनुच्छेद 44 की भावना को अनुरूप किस राज्य में, मतलब कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सराहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो सीएम है, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के गवर्नर जो है का नाम है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, यहाँ के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह और सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी। ये आपने याद रखना है साथ ही साथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की कौन सी इकाई यानी कि विंग जिम्मेदार है। तो आपने हाल ही में कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले सुना होगा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे बहुत से क्राइम हो रहे थे। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो कौन सी मिनिस्ट्री है। तो उसके लिए मिनिस्ट्री विच विंग, होम मिनिस्ट्री के अंडर जो मतलब विंग है वो कौन सा विंग है। तो ये I4C है। I4C का मतलब होता है भारत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, यानी कि ये निपटाने के लिए जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय की ओर से इकाई, ये वाली इकाई जिम्मेदार है। I4C, आई का मतलब हो गया इंडियन और 4C का मतलब है 4C आएंगे तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। आपको इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है तो फुल फॉर्म भी याद रखना है। I4C का मतलब है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, तो डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों से निपटने के लिए ये वाली इकाई जिम्मेदार होगी। आगे चलते हैं SIR 2.0 प्रक्रिया कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है, जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल है। देखो, इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो SIR लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, वोटों को मतलब कि फिर से जांच किया, जो वोट फर्जी वोट थे या कोई वोट बहुत टाइम से बने आ रहे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है तो उनको मतलब कि डिलीट किया गया है। तो उन वोटों के लिए SIR 1.0 जो लागू हुआ था वो तो बिहार में लागू हुआ था।
बिहार में। अब जो SIR 2.0 लागू हो रहा है, ये कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो रहा है? ये 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होने जा रहा है SIR 2.0। इसको आपने ध्यान रखना है, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होने जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस खाड़ी देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला लतीफ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की है? तो एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला लातिफ लातिफ बिन राशिद अल जायनी के साथ मुलाकात की है। वो है बहरीन के। कौन से देश के हैं? तो बहरीन के। तो बहरीन की कैपिटल के बारे में जान लें। बहरीन की कैपिटल का नाम है मनामा। कैपिटल कैपिटल मनामा। और यहाँ की करेंसी करेंसी दिनार। करेंसी का नाम है दिनार। दिनार ये आप नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में किस महत्वपूर्ण समझौते पर बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी है? तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो बहरीन में मिले थे फॉरेन मिनिस्टर से, तो उनके बीच एक बात की सहमति बनी है, समझौता हुआ है। वो है दोहरा कराधान अपवंचन समझौता, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेशन एग्रीमेंट, DTAA। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी एक देश में अपना व्यापार कर रही है या कोई किसी की व्यक्ति की इनकम आ रही है, तो उसको उस देश में टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स देने के बाद जब वो दूसरे देश में जाता है, मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए मान के चले कि मान लीजिए कि कोई इंडिया का व्यक्ति बहरीन में जाके काम कर रहा है, तो उसको वहां पे भी टैक्स देना पड़ता है इनकम के लिए। प्लस अगर यहाँ पे आएगा, उसकी इनकम आएगी, तो उसको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको खत्म करने के लिए इनके बीच समझौता बना है, यानी कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे टैक्स देंगे, और अगर आप दूसरे देश में अपने देश में आ रहे हैं वापस, तो वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। तो यही जो दोहरा टैक्सेशन है, डबल टैक्सेशन, एक को अवॉइड करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इन दोनों के बीच। तो याद रखना है, इंडिया और बहरीन के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा 11वां, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC का अध्यक्ष लगातार 5वीं बार किसे चुना गया है? तो SGPC का जो अध्यक्ष चुना गया है लगातार 5वीं बार, जो है हरजिंदर सिंह धामी। हरजिंदर सिंह धामी को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC का अध्यक्ष लगातार 5वीं बार बनाया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय हॉकी के 100 साल के उत्सव 7 नवंबर 2025 को कहाँ आयोजित होंगे? तो वेयर विल द century celebrations of Indian hockey be held on the 7th November 2025? 7 नवंबर को ये होने जा रहा है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। तो भारतीय हॉकी का जो सेलिब्रेशन होने जा रहा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। हॉकी शताब्दी उत्सव में कौन सी पुस्तक जारी की जाएगी? तो जो ये 7 नवंबर को, यानी कि कल को जो सेलिब्रेशन होने जा रहा है, उसमें एक पुस्तक जारी की जाएगी। का नाम है भारतीय हॉकी के 100 वर्ष, 100 years ऑफ इंडियन हॉकी। ये वाली पुस्तक रिलीज की जाएगी। IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप दोहा के प्रथम राउंड में किस 2 भारतीय ने जीत हासिल की है? Which 2 Indian won their opening rounds match at the IBSF World Snooker Championship in Doha? दोहा में जो स्नूकर चैंपियनशिप चल रहा था, उसमें मलकीत सिंह और हुसैन खान ने, इन दोनों ने जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है हमारा, किस द्वीप पर प्रस्तावित मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आदिवासी आरक्षित भूमि को डिनोटिफाई करने का नक्शा तैयार किया गया? On which island has a map been prepared to denotify tribal reserve land for the proposed mega infrastructure project? तो ग्रेट निकोबार आइसलैंड को क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है।
इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर तो कंप्लीट हो गया। 15 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के लिए थे और इसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन हैं, हम इसे देखते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने किया था? जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो उस टाइम गवर्नर जनरल था, वायसराय था, विक्ट्री ऑर्डर पार्टीशंस लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। विक्ट्री ऑर्डर वायसराय ऑर्डर द पार्टीशंस ऑफ बंगाल इन 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा वायसराय के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल जो एक कृत्रिम बंदरगाह के लिए जाना जाता है, वर्तमान में गुजरात में स्थित है? तो लोथल जो है कृत्रिम बंदरगाह है, डॉकयार्ड है, जो कि आज के टाइम में गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? चेयरमैन थे। जिनको अपने ध्यान रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है? ठीक है, तो इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द ओजोन लेयर मेनली फाउंड? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है, इस बात का अपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी माप की इकाई है? यानी कि व्हाट इज द लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग फॉर? प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर से हम क्या मापते हैं? तो इसको हम दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। जब लंबी दूरी मापनी हो, जैसे कि सूरज से, सन से अर्थ की दूरी मापनी हो, तो हम जो डिस्टेंस यूज करेंगे वो प्रकाश वर्ष यूज करेंगे। तो ये इसका मापक है। तो आज के हमारे 5 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस और 15 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर यहीं तक। उम्मीद है कि आज की जानकारी से आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, ताकि आपको हर दिन डेली करंट अफेयर और अन्य एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो समय पर मिलते रहें।